गुड मॉर्निंग। नहीं हुआ शुरू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके में आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज की जो क्लास रहेगी वो आपकी स्टैटिक जीके की लास्ट क्लास है। जी हाँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सेंसस यानी कि जनगणना के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे देश में दशकीय जनगणना होती है, डिकेडियल सेंसस होता है, और आखिरी सेंसस हमारे देश में वर्ष 2011 में हुआ था। उसके बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, प्रस्तावित था इस वर्ष होना। देखना होगा कि होता है या नहीं होता है, लेकिन हमारा जो सेंसस ऑफिशियली लास्ट हुआ है वो 2011 में हुआ है। इसीलिए आपको अपने एग्जाम के लिए 2011 की ही जनगणना के आंकड़ों को याद करना है। और साथ में आज हम बात करेंगे कुछ इन्वेंशंस के बारे में, कुछ आविष्कारों के बारे में। सारे के सारे टॉपिक स्टैटिक जीके में जो आते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आज आपकी स्टैटिक जीके की आखिरी क्लास रहेगी और इसके बाद आपका जो सिलेबस है स्टैटिक जीके का वो समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से और बात करते हैं सबसे पहले सेंसस के बारे में, यानी कि जनगणना के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट सेंसस हमारे देश में हुआ है वो 2011 में हुआ है। भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। आप जानते होंगे कि 1869 से लेकर 1872 तक भारत का वायसराय रहा लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में भारत में सबसे पहली जनगणना करवाई गई थी जो 1872 ईस्वी में हुई थी। प्रथम समकालिक जनगणना ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में करवाई गई। लेकिन जब 1880 से लेकर 1884 तक भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, या यहाँ पर रेगुलर सेंसस शुरू हुआ। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही क्या करवाई गई, सबसे पहली जनगणना करवाई गई। और डब्ल्यू सी प्लॉडेन उस समय भारत के सेंसस कमिश्नर या जनगणना आयुक्त हुआ करते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जनगणना आयुक्त के ही अधीन या सुपरविजन में सेंसस करवाया जाता है या जनगणना करवाई जाती है। वर्ष 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। वैसे तो हमेशा हर दशक के बाद हमारे देश की जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन 1911 से 1921 तक का वो दशक माना जाता है जिसको विभाजनीय दशक कहा जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा समय था जब भारत की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, बल्कि भारत की पॉपुलेशन कम हुई थी, भारत की पॉपुलेशन में कमी आई थी 1921 के सेंसस में, 1921 की जनगणना में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जनगणना 9 से 28 फरवरी 1951 को शुरू की गई। इसका संचालन गृह मंत्रालय के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा किया जाता है। सभी जनगणनाएं भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ विषय के रूप में सूचीबद्ध है और जिसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। कहने का मतलब संघ सूची का विषय है जनगणना या सेंसस। इसका मतलब यह है कि अगर जनगणना से संबंधित कोई भी लॉ बनेगा या कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वो कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। और क्योंकि संघ सूची का विषय है इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद का होता है। चलिए 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना। 15वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी जो कि वर्ष 2011 में करवाई गई थी। और आप जानते हैं कि 2011 की अगर हम बात करें, भाई अभी तो हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो गई है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन वर्ष 2011 में हमारे देश की जो जनगणना थी वो चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर थी। सर आप पीडीएफ नहीं देते हो? ओके मेरे भाई, आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, और क्लास 1 से लेकर अभी तक के सारे जो पीडीएफ्स हैं वो आपको अपलोड करा दिए जाएंगे। चीन के बाद भारत 121 करोड़ की आबादी के साथ दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश था। भारत विश्व के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है और विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अगर हम एरिया देखें तो टोटल वर्ल्ड के एरिया में हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.4% का है भाई, लेकिन 2.4% भूभाग पर हमारे विश्व की लगभग 17.5% आबादी निवास करती है। यानी कि जो भारत की आबादी थी 2011 में, वो विश्व जनसंख्या या वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% थी। लड़कियों की वृद्धि दर 18.3 रही, जो पुरुषों की वृद्धि दर जो कि 17.1 थी से अधिक थी। कहने का मतलब अगर हम डिकेडियल ग्रोथ की बात करें या दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो हमारे देश में महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ी है 18.3%, जबकि पुरुषों की आबादी की अगर हम बात करें तो मात्र 17.1% बढ़ी है। इसके अलावा मुख्य राज्यों में बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है। अगर हम सारे के सारे राज्यों की बात करें तो सारे के सारे राज्यों में बिहार का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा वो सबसे ज्यादा रहा, लगभग 25.4% पॉपुलेशन अकेले कहाँ की बढ़ गई, बिहार की। स्लोगन, नारा, आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का नारा था। इस जनगणना में लिंग कॉलम के अंतर्गत अन्य ट्रांसजेंडरों पर भी डेटा या पहला डेटा दर्ज किया गया है के लिए अलग कोड पेश किया गया था। कहने का मतलब हमारे देश में पुरुष और महिलाओं की संख्या को तो नापा ही गया, लेकिन साथ में ट्रांसजेंडर्स की भी गणना की गई और उन्हें प्रॉपरली अलग कोड के साथ पेश किया गया। रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या 1951 में 17.3% थी, जो कि 2011 में बढ़कर 31.2% हो गई। कहने का मतलब हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में हमारे देश की कुल आबादी का 31.2% आबादी जो है वो शहर में रहती है, वो अर्बन पॉपुलेशन है। जबकि आज भी हमारे देश में 68.8% लोग ऐसे हैं जो गांव में निवास करते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की ज्यादातर आबादी जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शहरी निवासियों का अनुपात सबसे अधिक यानी कि 97.5% है। एनसीटी दिल्ली में रहने वाले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने वाले लोगों में 97.5% लोग हैं जो कि अर्बन है, जो कि शहरी हैं। शहरों में रहने वाले लोगों की प्रतिशत के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन गोवा में रहती है 62.2%, उसके बाद मिजोरम में 52.1%, उसके बाद तमिलनाडु में 48.4%, उसके बाद केरल में 47.7% और फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां पर 45.2% जनसंख्या है जो शहरों में निवास करती है। सर एक बार मैप भी करा देना मेरे भाई, मैप विवेक सर करवाते हैं ज्योग्राफी में, स्टैटिक जीके का पार्ट नहीं है मैपिंग करना। मैप्स करना या मैपिंग करना दैट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, तो आप ज्योग्राफी में वो ऑलरेडी कर रहे होंगे। विवेक सर ऑलरेडी मैपिंग करवा रहे हैं आपको। नेक्स्ट, हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे अधिक आबादी वाले राज्य। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी भारत में सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 19.98 करोड़ यानी कि लगभग 20 करोड़ की आबादी थी। और अगर हम सबसे कम आबादी की बात करें तो सबसे कम आबादी वाला राज्य आप जानते हैं सिक्किम है। सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली की पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा है। और अगर सबसे कम की बात की जाए तो लक्षद्वीप की पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है यूनियन टेरिटरीज में। लिटरेसी, साक्षरता,
सर्वोच्च साक्षरता दर वाले शीर्ष 5 राज्य, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट। भाई लिटरेसी तो आप समझते हैं, वह व्यक्ति भारत में जो अपना नाम पढ़ना और लिखना जानता है। वो भारत में लिटरेट कहलाता है, वो भारत में साक्षर कहलाता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे ज्यादा लिटरेसी 94% केरल की है, उसके बाद मिजोरम 91.33%, और फिर उसके बाद आते हैं नंबर गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के। लेकिन अगर सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो बिहार की साक्षरता सबसे कम है, मात्र 61.8% लोग हैं जो कि बिहार में लिटरेट हैं, साक्षर हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। वैसे तो आप जानते होंगे, अगर हम कुल भारत की साक्षरता दर की बात करें या टोटल इंडिया के लिटरेसी रेट की बारे में बात करें तो वो 2011 में 74%, 74% आका गया था। 1951 और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर इस प्रकार है, जहां 1951 में हमारे देश में केवल 18.33% लोग साक्षर थे, वहीं 2011 में हमारे देश का लिटरेसी रेट 74.04% रहा। कहने का मतलब लगभग 26% लोग अभी भी हमारे देश में ऐसे हैं जो अपना नाम भी पढ़ना लिखना नहीं जानते। सर्वोच्च पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य केरल, सबसे ज्यादा यहाँ पर पुरुष लिटरेट है 96.11%, और महिलाओं की बात करें तो वो भी केरल में सबसे ज्यादा लिटरेट है 92.07%। और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो आप जानते हैं कि बिहार, जहां पर पुरुषों का लिटरेसी रेट 71.2% है और महिलाओं का तो बहुत ही कम है 51.5%। सिर्फ लगभग आधी महिलाएं हैं बिहार में जो लिटरेट हैं, जो साक्षर हैं, जो अपना नाम पढ़ना लिखना जानती हैं। लगभग आधी पॉपुलेशन तो लिटरेट भी नहीं है बिहार में, साक्षर भी नहीं है। इसके बाद सर्वोच्च साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, वहां पर 91.85% लोग साक्षर हैं। और ध्यान रखेंगे उसके बाद नंबर आता है दमन दीव का 87.1%। मिजोरम को सिरछिप जिला यानी कि 97.91 साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर जिला घोषित किया गया है। मिजोरम राज्य में एक जिला है जो कि सिरछिप जिला कहलाता है। अगर जिलों की बात करें, अगर जिलों की बात करें तो यहां का जो लिटरेसी रेट है वो भारत में सबसे ज्यादा है। इसके बाद मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला, जहां पर साक्षरता दर सबसे कम आंका गया है, सिर्फ 36.1% लोग हैं जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लिटरेट हैं। अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर 74.04 है और महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर क्रमशः 65.46% एंड 82.14% है। यानी कि हमारे देश में 65.46 महिलाएं लिटरेट हैं और 82.14% पुरुष हैं जो लिटरेट हैं, जो साक्षर हैं। इसके बाद आती है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व, और आप जानते होंगे नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व 382 था और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है जो कि मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हमारे देश में एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं एज पर सेंसस 2011। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा बिहार की और पश्चिम बंगाल की है, लेकिन अगर सबसे कम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम आंकी गई है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का नंबर आता है। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी तो भाई साहब 11,320, 11,000 के पार है दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी। और सबसे कम अंडमान निकोबार की है, जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 46 लोग रहते हैं, 46। इसके बाद बात आती है चाइल्ड पॉपुलेशन या बाल जनसंख्या के बारे में। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या में 0.4% की वृद्धि 2001 से 2011 की जनगणना हुई है। और ध्यान रखेंगे 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिंगानुपात के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य गुजरात, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर हैं। इसके बाद शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी कि हमारे देश में एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा निवास करती है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर हम प्रतिशत में बात करें तो पंजाब में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, लगभग 32%। 31.9% लोग पंजाब की टोटल पॉपुलेशन में से ऐसे हैं जो कि एससी हैं या शेड्यूल कास्ट हैं। नेक्स्ट, इसके बाद यूनियन टेरिटरीज। अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और नागालैंड जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जाति की आबादी नहीं है। ना तो अंडमान निकोबार में, ना ही लक्षद्वीप में और ना ही नागालैंड राज्य में। ये वो जगहें हैं जहां पर कोई ऐसी पॉपुलेशन नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में अनुसूचित जाति की आबादी 5% से भी कम है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातियों की कोई आबादी नहीं है। कोई एसटी इन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश में नहीं रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। यहां पर एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है। मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे ज्यादा है, जो कि कुल जनसंख्या का 94.4% है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे कम है, जो कि कुल आबादी का सिर्फ 0.6% है। इसके बाद बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2019-21 के अनुसार एनएफएचएस स्कोर 2015-16 में उच्चतम एमपीआई मूल्य वाला राज्य बिहार में एमपीआई मूल्य में निरपेक्ष रूप से सबसे तेज कमी देखी गई है, जहां बहुआयामी गरीबों का अनुपात 2019-21 में 51.89% से घटकर सिर्फ 33.76% हो गया है। सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है बिहार में। एमपीआई मूल्य में अगली सबसे तेज कमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखी गई है। एनएफएचएस 5 2019-21 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का अनुपात क्रमशः 20.63% जो कि मध्य प्रदेश में है,
और 22.93% जो कि उत्तर प्रदेश में है। एमपीआई गरीबों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों में 4.43 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त कराने के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद बिहार आता है और फिर आता है मध्य प्रदेश। लेकिन न्यूनतम एमपीआई मान वाले राज्य है केरल, गोवा, तमिलनाडु, जहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग सबसे कम है। इसके बाद एनएफएचएस 2019-21 में उच्चतम एमपीआई मान वाले केंद्र शासित प्रदेश थे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 9.21% के साथ। उसके बाद जम्मू कश्मीर 4.8%, लद्दाख 3.53%, चंडीगढ़ 3.52% और दिल्ली 3.43%। इसके बाद आता है दोस्तों सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? सेक्स रेशियो कहलाती है या लिंगानुपात कहलाती है। इसे जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी कि हमारे देश में हर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सिर्फ 943 है। बाल लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं, और भी ज्यादा कम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरल में है भाई, वहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं रहती हैं। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय राज्य आते हैं। लेकिन अगर सबसे कम की बात करें तो आप जानते हैं कि हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है। हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है। यहां पर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 879 आंकी गई। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1037, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़ है। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो दमन, दीव और दादरा नगर हवेली। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में महानगर मुंबई 1.83 करोड़। इसके बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत और कानपुर है। 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य एकमात्र राज्य है नागालैंड। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि 2001 में नागालैंड का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा था सारे के सारे राज्यों में। लेकिन सिर्फ 10 साल में ही यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम आ गया, इवन माइनस में चला गया। यहाँ की आबादी बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है, -0.6% यहाँ की आबादी में कमी आई है। 121.09 करोड़ जनसंख्या, ये पहली बार धार्मिक जनगणना करवाई गई थी जिसमें हमारे देश में हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जब हिंदुओं की पॉपुलेशन 80% से कम हुई और वो आ गई 79.8% पे। मुस्लिम आबादी 14.2%, ईसाई आबादी 2.3%, सिख आबादी 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7%, जैन 0.4% और अन्य 0.9%। और आप जानते हैं वैसे तो भारत के संविधान में अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हमारे देश में हिंदुओं को छोड़कर जितने भी समुदाय हैं वो सारे के सारे माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक समुदाय कहलाते हैं। और अगर अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में बात करें तो भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है मुस्लिम कम्युनिटीज का। भारत की कुल आबादी का 14.2% यहां पर मुस्लिम्स हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या
1027 बिलियन थी और 2011 में भारत की जनसंख्या 1210.19 मिलियन हो गई। कहने का मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग 17.64% का रहा। अब आप समझ सकते हो कि अगर हम 2011 में 121 करोड़ थे विद अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 17.6%, तो अगर हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम होकर 15% के आसपास भी आया होगा, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 121 करोड़ का अगर आप 15% भी निकालेंगे तो अब हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के पार है। हिंदी ने लगभग 43.63% लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, यानी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। इसके बाद आती है बंगाली। हिंदी 43.63% लोग बोलते हैं, बंगाली 8.03%, फिर आता है मराठी का नंबर, फिर आता है तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, ओडिया और मलयालम। आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से संस्कृत भाषा सबसे कम लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। आप जानते होंगे उत्तराखंड राज्य की सेकंड स्टेट लैंग्वेज इज संस्कृत, लेकिन हमारे देश में सबसे कम बोली जाती है संस्कृत भाषा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं इन्वेंशंस के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार रेयरली ऐसा हो सकता है कि आपसे एग्जाम में किसी इन्वेंशन के बारे में पूछ लिया जाए। किस तरीके से? जैसे सबसे पहले इन्वेंशंस इन बायोलॉजी, जीव विज्ञान में आविष्कार। आपसे पूछ लेंगे बताइए हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ सेल। कोशिका का आविष्कारक किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 में इंग्लैंड में सेल या कोशिका का आविष्कार किया था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये तो हम सब जानते हैं, डार्विन थ्योरी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इंग्लैंड। इसके बाद वैक्सीनेशन एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, टीकाकरण और चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर के द्वारा इंग्लैंड में इसकी इन्वेंशन की गई थी, आविष्कार किया गया था। उसके बाद है कॉलरा वैक्सीन या हैजा का टीका, जो कि जैमे फेरान के द्वारा इन्वेंट किया गया। इसके बाद आती है टीबी वैक्सीन या टीबी का टीका, जो कि लियोन कैलमेट और कैमिली ग्वेरिन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इसके बाद ब्लड ग्रुप रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा इन्वेंट किया गया। इसके बाद पेंसिलिन, जो कि सबसे पहला एंटीबायोटिक था, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इन्वेंट किया गया। 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के 5 जगत, R.H. व्हीटेकर के द्वारा इन्वेंट किया गया। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण यानी कि फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद इंसुलिन फ्रेडरिक बैटिंग के द्वारा इन्वेंट किया गया। इसके बाद बैक्टीरिया जीवाणु एंटोनी वैन लियू वैन हॉक के द्वारा, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते थे, उसके द्वारा किया गया। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया एल्बर्ट वॉन कोलिकर के द्वारा। उसके बाद आता है केंद्रक कोशिका में यानी कि न्यूक्लियस इन सेल, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क अमेरिका। रेबीज का टीका लुई पैस्चर फ्रांस। डीडीटी पॉल हरमन मुलर के द्वारा। विटामिन कासिमिर फंक के द्वारा। विटामिन ए फेडरिक गोलैंड हॉपकिंस के द्वारा। विटामिन सी अल्बर्ट सेंट योर्गी के द्वारा। इसके बाद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। इसके बाद है एचआईवी, ल्यूक मॉन्टेग्रियर के द्वारा इन्वेंट किया गया। इसके बाद आती है इन्वेंशन इन फिजिक्स।
इसके बाद आती है इन्वेंशंस इन फिजिक्स। तो यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जैसे एडिंग मशीन, जैसे बिग बैंग थ्योरी, जैसे सेंटीग्रेड स्केल, साइक्लोट्रॉन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सारी की सारी इन्वेंशंस यहाँ पर दी गई हैं। मरकरी बैरोमीटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ट्रांजिस्टर, मरकरी थर्मामीटर, लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, सोलर सिस्टम, कॉस्मिक रेडिएशन। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड क्या है, इन्वेंशंस हैं। इसके बाद कुछ इन्वेंशंस हैं जो रिलेटेड है केमिस्ट्री से, रसायन शास्त्र से, जैसे एटॉमिक थ्योरी, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, बेंजीन, पीरियोडिक टेबल, रेडियो एक्टिविटी, फुलरनेस, पैस्चराइजेशन, सोडियम आयोडीन, रेडियम, रेडॉन, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्लम पुडिंग मॉडल, न्यूट्रॉन, फोटोन एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी क्वेंटा, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। इसके बाद इन्वेंशंस इन कंप्यूटर, कंप्यूटर वाली कई बारी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये सारी की सारी इन्वेंशंस हैं। तो आज आपको सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो अपलोड करवा दी जाएंगी। इन्वेंशंस आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। कभी कभी रेयरली ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ली जाए, लेकिन सेंसस पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। तो यहाँ पर आपके स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स दोस्तों खत्म हो जाते हैं। बाकी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हमने सारे खत्म कर लिए हैं। मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक सुमन जीएस, अगर उसके साथ अभी कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्टेड हो जाइएगा, क्योंकि वहां पर स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस मैं कराता हूँ, जिसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टैटिक जीके के। ठीक है, चलिए जी, तो आपसे विदा लेते हैं। सिलेबस आपका कंप्लीट होता है और स्टैटिक जीके का आपका बैच भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जैसे जैसे सिलेक्शन लेते रहें, वैसे वैसे हमसे मिलने आते रहें और हमें इस बात की जानकारी देते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।